अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर गिरीश चंद्र पाटिल जी, माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर के सिंह जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रज्ञा प्रवाह श्री रामाशीष जी, जैसा कि प्रज्ञा प्रवाह के नाम से हम लोग परिचित हैं कि वो प्रवाह हमें देखने को नहीं मिलेगा अभी। डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय जी, सदस्य उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, डॉक्टर रघुराज सिंह जी, उपाध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, कुल सचिव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, डॉक्टर सुनीता पांडे, कुल सचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारसी, डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी, डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित, कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर अंजू सिंह जी, आयोजन सचिव डॉक्टर अमिताभ मिश्र एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण जो इस काशी कार्य से संबंधित हैं और बाहर से आए हुए। वैसे तो ये विषय है कि विरासत भारतीय ज्ञान परंपरा, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उसका परिचय भी थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये भी परंपरा से ही प्राप्त होता है। हर चीज हमें परंपरा से प्राप्त होती है, एक विरासत दूसरी विरासत को लेकर के आगे बढ़ती है। जो हम कानों से सुनते हैं उसी को ही हम कंठस्थ करते हैं, तो कहते हैं कि विद्या कंठाग्रे वसति। विद्या कंठ में ही है, वही है और कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर ज्ञान आगे बढ़ेगा ही नहीं और न वो परंपरा आगे विकसित होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, जैसा कि अभी जगदीश सिंह जी ने बताया, इसकी स्थापना 8 नवंबर 1995 को हुई, जो कि ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है। इसका त्रिसूत्र है: राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। यानी राष्ट्र के हित में शिक्षा हो, शिक्षा कैसी हो, उसका उद्देश्य क्या हो, जो राष्ट्र के हित में हो, और ऐसी शिक्षा जिसको कि पढ़ाने वाला वो भी उसके हित में लगा हुआ। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, यानी उसका संरक्षण करने का दायित्व शिक्षक के ऊपर है कि वो हमारे आगे की पीढ़ी को क्या देना चाहता है और क्या बनाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। इसीलिए उसको शिक्षक कहा जाता है, जो शिक्षा देता है और हम उसको ग्रहण करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारा गुरु हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं। ये सभी हमें विरासत के रूप में शिक्षा को प्रदान करते हैं। और शिक्षक के हित में समाज, यदि शिक्षक ऐसा होगा, ऐसी शिक्षा को देने वाला, तो समाज उसके हमेशा हित में कार्य करेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस होगा। ये हमारी परंपरा रही थी, इसी को लेकर के हम आगे बढ़े थे। लेकिन जो हमारा शिक्षक था, जो हमारी शिक्षा थी, वो कहीं आगे चल करके जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी वो भटक गई। मैकाले की जो शिक्षा आई उसने हमारी शिक्षा को दिशाहीन कर दिया, और दिशाहीन होने के चलते हुए हमारे शिक्षा का भी सम्मान धीरे धीरे घटने लगा। तब सोचा गया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि शिक्षा और शिक्षक दोनों ही एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करें। उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। ये विचार करके ही हमारे संगठन में इसकी स्थापना हुई थी, संगठन की। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े, और ये जो संगठन था वो अन्य संगठनों से भिन्न था। अन्य संगठन क्या करते हैं कि केवल एक लोगों का एक समूह होता है जिसको संगठित करते हैं, और एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद अपनी मांगे रखी और ये कहा कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, और आंदोलन किया और बात अपनी
खत्म हो गई। कुछ समय बाद फिर लगा कि हमको आंदोलन करना चाहिए, तो फिर से खड़े हो गए और उसके बाद मांग करने के लिए पहुंच गए। लेकिन हमारे संगठन को इस तरह से कार्य नहीं करना था, क्योंकि इसको राष्ट्रवादी मनोभावों से परिपूर्ण ये शिक्षक संगठन था, इसलिए ऐसे शिक्षक को लेकर के चलने वाला ये संगठन रहा जो दूसरों से भिन्न था। इन्होंने अपने कार्यक्रम तय किए, क्योंकि किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आज हम यहाँ पर एक कार्यक्रम देख रहे हैं और इस पर हम आज एक विचार भी व्यक्त कर रहे हैं, और क्योंकि कार्यक्रम हमेशा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होते हैं और अपनी दृष्टिकोण को भी दूसरों के समक्ष रखने का माध्यम बनते हैं। तो हमारे शिक्षक ये तो करें ही कि ज्ञापन दें, मांगे रखें, ऐसा नहीं है कि उसके हित की चिंता संगठन नहीं करता है, वो भी अलग है, लेकिन समाज के लिए और शिक्षा के लिए उन्हें क्या करना है, ये दृष्टिकोण भी सबसे पहले था। उन्होंने कहा कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो परंपरा है, जो शिक्षा हमारी चली आ रही थी, उसमें हमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हमें ऐसे कार्यक्रम जो लिए, स्थायी कार्यक्रम लिए, उसमें एक पहला कार्यक्रम था स्थायी कार्यक्रम वर्ष प्रतिपदा का। पहले हम लोग ये जो कार्यक्रम मनाते थे नव वर्ष का, वो 1 जनवरी को मनाया जाता और रात्रि में प्रारंभ होता था। 31 तारीख की रात्रि में नया वर्ष आ गया, लेकिन उस समय इस नए वर्ष को जो आंग्ल लोगों के द्वारा लाया हुआ था, वो हमारी परंपरा नहीं थी। हमारे जो दिवस थे वो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो यही थे। तो वहाँ प्रारंभ कहाँ से होता था? चैत्र मास से। तो चैत्र मास से हमारे जो वर्ष का प्रारंभ होता था, उसी से हमने वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम को प्रारंभ करने का निश्चय किया और सबके बीच में ये धारणा रखी कि वो इसका प्रचार प्रसार एक दूसरे को शुभेच्छा करने के लिए करें। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आधे से ज्यादा लोग अब एक दूसरे को शुभेच्छा इस वर्ष प्रतिपदा के दिन भी करने लगे हैं। पहले कोई जानता नहीं था, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, कुछ भी हो, उसमें अब आपको दोनों ही तरह के जो वार्षिक है नव वर्ष के आयोजन दिखाई देते हैं। ये हमारे सभी शिक्षक और हमारे संगठन के बल के फलस्वरूप सामने आया है। दूसरा कार्यक्रम सोचा गया था गुरु वंदन कार्यक्रम, यानी जो गुरु और शिष्य की परंपरा रही है प्राचीन काल से, जिसको हम व्यास पूर्णिमा कहते हैं आषाढ़ मास में, ये उस दिन आयोजन किया जाता है और उन दिनों को याद करके गुरु के सम्मान की दृष्टि से इनका आयोजन करते हैं और सभी लोग इसको बड़े हर्षोल्लास से शिक्षकों के बीच मनाते हैं। तीसरा कार्यक्रम जो किया गया कि हमारे शिक्षक का जो सम्मान है वो किस प्रकार लौटे, हमारा शिक्षक जागरूक होकर के संगठन में कार्य करे और उद्देश्यों की प्राप्ति करे, उसके लिए हमने कर्तव्य बोध कार्यक्रम का आयोजन किया। कर्तव्य बोध जो कि 12 जनवरी से लेकर के यानी विवेकानंद जयंती से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी 23 जनवरी के मध्य में मनाया जाने वाला कार्यक्रम। इसमें ये नहीं कहते हमें केवल शिक्षक को ही सिखाना है, उसे ही कर्तव्य का बोध कराना है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य था कि चाहे हमारा वो छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे समाज का कोई गणमान्य व्यक्ति हो, और जितने भी लोग हैं वो सभी मिलकर के अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी शिक्षा व्यवस्था एक नए रास्ते पर चलेगी और हमारा जो छात्र है, जो हमारा आगे का भविष्य है, वो उज्जवल होगा। इसी दृष्टिकोण को लेकर के कर्तव्य बोध कार्यक्रमों का आयोजन किया जो बराबर चलता रहा। बीच में कार्यक्रम और हुआ था, क्योंकि बीच बीच में कार्यक्रम लेते रहते हैं, वो था नहीं, शिक्षक सम्मान समारोह तो होता ही है। शाश्वत जीवन मूल्य, इस पर 2 वर्षों तक लगातार कार्यक्रम किए गए, गोष्ठी आयोजित की गई, क्योंकि जिस तरह से समाज में पतन का प्रारंभ हुआ था, यानी चाहे वो पतन हमारा टीवी की दृष्टि से रहा हो, चाहे महिलाओं को लेकर के किया गया हो, या किसी भी दृष्टिकोण से जो नैतिक मूल्यों का पतन हुआ, उसको आगे रोकने के लिए शाश्वत जीवन मूल्यों का इसमें हमारे जीवन में बढ़ाव होना चाहिए, वो हमारे जीवन का अंग होने चाहिए। इसकी दृष्टि से शाश्वत जीवन मूल्य
को याद दिलाने के लिए इन कार्यक्रमों को, गोष्ठियों को आयोजित किया गया। तो देखा जाए तो जो आज का लोकार्पण कार्यक्रम है, उसका जो विरासत भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें और हमारे शिक्षक संगठन के शिक्षकों के बीच में यही कार्यक्रम एक समान है, कोई अलग नहीं है। यानी हमारे शिक्षक और हमारे जो भी आगे के छात्र हैं, वो इसी विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि ये विरासत, ये परंपरा इसी तरह से आगे चलती रहे। क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, हमारे ये कहा गया कि कोई भी काम हम करें, हम ऐसे ही जीवित न रहें, बल्कि काम करते हुए ही जीवित रहें। जो कहा गया है, कुर्वन्नवे कर्माणि जीवितम क्षमा, यानी कार्य करते हुए हम जीवित रहें, ऐसे ही जीवित न रहें। तो कर्म को प्रधानता दी गई, बिना कर्म के कुछ नहीं है। इसके साथ ही विद्या को महत्व दिया गया, ज्ञान को महत्व दिया गया और बताया गया, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम न गुणे न धर्मः ते मर्त्य लोके भूता मनुष्य रूपे मृगा शरण। यानी न तो विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर भाग रूप में विचरण करते हैं और पशु के रूप में विचरण करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में इन नैतिक मूल्यों को स्थान देना ही इस संगठन का और हमारे सभी लोगों का और इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये अपना है, ये पराया है, अयम निजा परो वेति, इस तरह से कभी धारणा नहीं रही है, बल्कि कहा गया है कि हम सभी एक हैं, पूरा विश्व एक है। अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो इस दृष्टिकोण को लेकर के चले हैं कि पूरा विश्व हमारा है, सब इसमें रहने वाले सब हमारे हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। ये बात अलग है कि इस विचारधारा को बहुत से लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनके मनोभावों को, उनकी भावों को, विचारों को हम उसे सफल होने नहीं देंगे और हम अपने इस विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब एक केवल जो कामना करनी है वो केवल इतनी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस पुस्तक की हम सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।